हम्म। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने बात करी थी उस दिन क्लियर रिक्वायरमेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा इसमें वेल डिफाइंड स्टेजेस। वेल डिफाइंड स्टेजेस। स्टेज क्या होते हैं? जो हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं स्टेजेस, राइट? कि मेरे को एक यहाँ से दिल्ली तक जाना है। स्टेजेस इज़ लाइक मेरे को पहले मेट्रो में जाना पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा, मेट्रो से मेट्रो लेनी पड़ेगी, देन अगेन मेरे को मेट्रो से बाहर निकलना पड़ेगा। ये स्टेजेस हैं। पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो तो आपका एक स्टेज है, राइट? या फिर जैसे हम अपने इसकी भाषा में बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भाषा में, तो उसमें क्या होगा आपका जो डेवलपर आपकी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एक फ़ेज़ है, प्लानिंग एक फ़ेज़ है, डिज़ाइन एक फ़ेज़ है, राइट? डेवलपमेंट एक फ़ेज़ है, टेस्टिंग एक फ़ेज़ है, एंड देन डिप्लॉयमेंट एक फ़ेज़ है। तो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि विद द हेल्प ऑफ वाटरफॉल मॉडल यहाँ पे आपकी वेल डिफाइंड स्टेजेस होती हैं, ठीक है? एंड उनका एक ऑर्डर होता है, राइट? हर एक स्टेज का, जैसे हमने एस डी एल सी में बात करी है लास्ट स्लाइड में, हम अगर देखेंगे तो ये हमारी सारी स्टेज हैं: प्लानिंग, एनालाइज, डिज़ाइन, एंड एक ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग के जस्ट बाद मैं टेस्टिंग कर लूँ, नहीं हो पाएगा। वो आपका इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही हो पाएगा, ठीक है? तो इसमें आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है, वेल डिफाइंड स्टेजेस, ऑल द स्टेजेस, all the stages will be in well defined ordered, and all are completed one after another in order only। ऑर्डर में ही आप एक के बाद एक दूसरी स्टेज पे काम करते रहोगे। तो हमारी जितनी भी स्टेज है वो वेल डिफाइंड है एंड इन ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगी, और एक ख़त्म होने के बाद ही दूसरे पे जाएंगे, ठीक है? एंड एक और एडवांटेज है इसका, वाटरफॉल मॉडल इज सुटेबल फॉर, ये एडवांटेज भी नहीं होगा, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो इसको। इट्स सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट ओनली। अगर हम जिनका स्मॉल प्रोजेक्ट होगा उनके लिए बात करें तो उनके लिए एडवांटेज होगा कि वी आर यूजिंग द वाटरफॉल मॉडल। बट जैसे ही हमारा अगर प्रोजेक्ट बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हमको दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हम इससे ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो इसका अगर डिसएडवांटेज लिखो तो लिख सकते हो, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। और यू कैन से इफ़, म्यूट कर लो जिसका भी है, इफ़ रिक्वायरमेंट इज गेटिंग चेंज्ड ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, ठीक है? सर हाँ हाँ। हेलो सर, ये वेल डिफाइंड के बाद ये आपने फोर्थ पॉइंट बताया, इसको रिपीट करना सर, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट ओनली। जो ये वाटरफॉल मॉडल है ये आप स्मॉल प्रोजेक्ट पे ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो इसका डिसएडवांटेज है कि आप मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे
ईजिली हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट डेली चेंज होती हैं आपकी। ठीक है, यही आपका वाटरफॉल मॉडल है। सर एक बार वेट करना सर, ये लिखना लिखा भी नहीं है सर अभी तक। हम्म, हो गया अभी। एंड जो हम ये डिसएडवांटेज यहाँ पे बता रहे हैं वाटरफॉल मॉडल में, अगर हम वाटरफॉल मॉडल अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट डेली चेंज हो रही है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, राइट? ये क्वेश्चन आता है इसके बाद कि अगर हम ये नहीं लगा सकते तो क्या है मार्केट में जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अप्लाई कर सकते हो वो है आपका अजाइल मॉडल। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट अगर डेली चेंज भी हो रही है तो हम इसमें हैंडल कर सकते हैं। एंड ये वाला टॉपिक हम करेंगे हमारा, अगर हमारे इसमें देखोगे तो हमारा लास्ट में है ये टॉपिक, आफ्टर ऑटोमेशन अजाइल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम अजाइल मॉडल के बारे में पढ़ नहीं रहे, बट वी हैव द ऑल्टरनेट फॉर दिस वाटरफॉल मॉडल अगर हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है और रिक्वायरमेंट डेली चेंज हो रही है हमारी। ठीक है, हम्म, ठीक है। उसके बाद मैं आपको, अभी हम बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों को समझाने के लिए ना, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट आपके क्या होते हैं? ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए हम काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ENV, मैं इसको एनवायरनमेंट को ENV बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जनरली ग्लोबली अगर बात करें ना, हमारे पास 3 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। इस पे हम बात करेंगे ये है क्या। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता है सर्वर क्या होता है? नहीं पता तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ मैं आपको। सर मैं कह रहा हूँ स्क्रीन नहीं आ रही है सर, जिस पे टाइप कर रहे हो आप। हाँ अब आ रही है। सर्वर पता है क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? आकाश, सर इट इज नेटवर्क, क्या? ये नेटवर्क होता है सर, जिससे मतलब किसी फाइल को वन सर्वर से वन प्लेस से अनदर प्लेस पे भेजा जाए। ये एक नेटवर्क होता है जिस पे क्या कर सकते हैं हम?
मतलब किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और नहीं तो एक जैसे इंटरनेट नहीं एग्जाम्पल। नहीं नहीं, कोई और बताएगा? कोमल आप? सर हाँ जी प्रवीण आप बताओ। सर सर्वर बेसिकली एक ऐसा रूम होता है सर, जैसे सर्वर जिसके अंदर मतलब एक कंप्यूटर से हम, जो होस्ट होता है कंप्यूटर, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उनके पास हम अपना डाटा भेज सकते हैं सर, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, मेल्स। हम्म। पवन आप बताओगे? विशाल? कोमल? Sir, it is a program of हम्म। computer program which provide internet to another computer. विच प्रोवाइड इंटरनेट टू द अनदर कंप्यूटर। हाँ ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो हम पहले हम डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है आपकी, मॉरन हम चलते हैं, पहले हम समझते हैं कि आपका होता क्या है सर्वर। पहले हम उसको समझेंगे ताकि आप जब भी हम सर्वर का नाम लें आपके माइंड में एक इमेज आ जाए। ठीक है, तो हम पहले इसका एक समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, हम बात करेंगे क्या होता है, क्यों यूज़ भी होता है, एंड देन इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे, देन हम इस पे अपने टॉपिक पे आएंगे इन्वायरमेंट। हो सकता है आज का पूरा टाइम इसी पे निकल जाए हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक नॉलेज लेके निकलते हैं कि हमारा सर्वर होता क्या है। ठीक है, आपने लैपटॉप देखे हैं, आपने लैपटॉप से पहले जो हमारे कंप्यूटर आते थे कंप्यूटर भी देखे हैं, आपने सीपीयू देखे हैं। आप बैंक में गए हो, बैंक में जहाँ पे सर्वर रूम होता है वो सर्वर रूम देखा है किसी ने कभी? नहीं देखा। ठीक है, जैसे कि हमारे सीपीयू होते हैं ना, जो हमारे कंप्यूटर्स आते थे पहले, आज से पहले जो लैपटॉप आने से पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उनके साथ एक मॉनिटर आता था, एक सीपीयू आता था। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में सर्वर नहीं है, लैपटॉप भी एक सर्वर है आपका, बट मैं आपको पहले एक इमेज बता रहा हूँ कि होता कैसा है सर्वर, देन हम इस पे भी आएंगे। जो हमारा सीपीयू होता है, एक्चुअली में सीपीयू आपका एक सर्वर है। अब वो सर्वर बाहर की दुनिया से बात करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा आपकी आईपी पे, कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, इस पे भी बात करेंगे, बट अभी के लिए बस एक शॉर्ट में आपको बताया है। तो आपने वो सीपीयूज़ देखे होंगे, सीपीयूज़ के अंदर आपने क्या क्या देखा है? अगर अभी कभी आपने ध्यान से देखा हो, सीपीयू के अंदर क्या आता है, आपका प्रोसेसर आता है, राइट? आपका, मैं मेन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केबल की भी बात भी करूँगा यहाँ पे। प्रोसेसर आता है आपका, ठीक है, आपका जीपीयू आता है, आपका रैम आती है, और आपका हार्ड डिस्क आता है। ठीक है, जीपीयू हटा देते हैं, जीपीयू सर्वर में नीडेड नहीं है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि वो सर्वर में नहीं होता, मॉनिटर में होता है वो। मेजरली हमको ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं मेजर, अगर बात करें। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आईसी भी लगी होती है उसमें, चिप भी लगी होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो उनकी बातें नहीं कर रहे हैं हम, हाई लेवल की बात कर रहे हैं कि हमारे पास उसमें प्रोसेसर होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है। आई थिंक ये टर्म्स तो आप लोगों को पता होगी, प्रोसेसर क्या होता है, आपके फ़ोन्स में भी होती हैं आजकल ये, कि कौन सा प्रोसेसर लगा है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं हम, और रैम बोलते हैं कितनी है। तो
अगर जो सीपीयू था हमारा, उस सीपीयू को मैं बोल रहा हूँ वो एक सर्वर है। पहली बात तो आपका सर्वर का नाम लिया तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ गई कि हाँ अच्छा सर्वर की बात कर रहे हैं, अच्छा सर्वर वो होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, बैंक की बात कर रहे हैं, या जैसे वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, इनकी बात कर रहे हैं, इनके भी डाटा सेंटर्स होते हैं, इनके बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में सर्वर आपका बड़ा हो जाता है, जिसमें आपकी, अब जैसे हम अपने फ़ोन में 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं, हार्ड डिस्क 250 GB कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इतने ही कर रहे होंगे, प्रोसेसर होगा एक उसमें। बट हमारे जब सर्वर बढ़ते हैं तो हमारी रैम बढ़ जाती है, हार्ड डिस्क बढ़ जाती है, प्रोसेसर की क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रोसेसर भी हाई सर हाई क्वालिटी का लेता है। हाँ जी। सर सर ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, आप सर्वर को एक बार रिपीट कर दोगे सर? आप वीडियो से देख लेना, ऐसे बार बार करूँगा तो फिर हो नहीं पाएगा प्रवीण ये। सर एक बार अब एक बार कर दो सर, नहीं तो फिर बीच में आता रहेगा सर, फिर कंफ्यूजन होती रहेगी सर। सर्वर में हमने बात करी है कि 3 आइटम होते हैं, प्रोसेसर है, रैम है और हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है। तो ये 3 नाम तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, आपने अपने फ़ोन में भी देखे होंगे ये चीज़ें, प्रोसेसर है, रैम है और हार्ड डिस्क है। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम डाटा सेंटर की बात करें, जहाँ वोडाफोन, आइडिया या फिर एयरटेल या जियो है, इनके इनके बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर होते हैं। इन डाटा सेंटर में होता क्या है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इनमें फ़ैन भी लगे होते हैं, एसी भी चाहिए होता है इनको कूलिंग करने के लिए। अब एक्चुअली में सर्वर करता क्या है, ठीक है, इसके यूज़ केस देखेंगे हम। तो आप इमेज ले लो सीपीयू की, सीपीयू को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, थोड़ा सा पतला कर दो साइज़ में, विड्थ में छोटा कर दो, लेंथ बड़ी कर दो, तो वैसा ही कुछ आपका एक सर्वर होता है। देखने की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको इमेज की हम बात करें तो, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं गूगल पे भी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे ये इमेज आ रही है, इमेजेस, अगर आप देखोगे ना, ये रैक्स में क्या रखे हैं, ये रैक्स में सारे सर्वर हैं आपके, ये दिख रहा है, एक 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 एक, तो ये ऐसे ऐसे रैक में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे बहुत रैक में सर्वर रखे जाते हैं। ये डाटा सेंटर होते हैं एक्चुअली में, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी होता है इनमें। सर्वर में क्या होगा एक्चुअली में, आपकी 3 ही चीज़ होंगी, मेजरली बात करना है, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क, ठीक है। अब हम सर्वर यूज़ क्यों करते हैं, इसमें हमारा डाटा स्टोर करते हैं हम अपना, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ सर्वर पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूजेस ऑफ यूज़ की बात करें इसकी, तो एक हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सर्वर के लिए, जहाँ पे एक्चुअली में हम अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका डीबी सर्वर, जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, बट एक्चुअल में अगर हम देखा जाए ना, तो दोनों सर्वर नीडेड होते हैं किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन चलाने के लिए। ऑनलाइन चलाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर ऑफलाइन चलाओगे तो आपका डीबी सर्वर इनफ है, बट उसमें भी आप इंटरनेट पे बात नहीं कर पाओगे, इंट्रानेट पे बात कर पाओगे। एप्लीकेशन सर्वर चाहिए आपको। वो क्यों चाहिए, जो हमारी एप्लीकेशन जो होस्ट होती है वो हमारी एप्लीकेशन सर्वर पे होती है। एप्लीकेशन का मतलब, मैं अगर बात करूं, मान लेते हैं द फुराजे, ये एक आपका एक वेबसाइट है, ये कैसे खुल रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे एक URL टाइप करा, कभी आप लोगों ने सोचा ये खुल कैसे रहा है? ये एक आप जो देख रहे हो dafuraze.com, ये एक डोमेन है, आपने डोमेन का नाम सुना होगा। इस डोमेन के पीछे एक आईपी होगी कोई ना कोई, वो आईपी किसकी आईपी होगी, वो आईपी आपकी इस एप्लीकेशन सर्वर की होगी, ठीक है। एंड एक पोर्ट भी होगा कि किस पोर्ट पे ये एप्लीकेशन होस्टेड है। हमारे पास मल्टीपल पोर्ट होते हैं हमारी अपने सर्वर पे, हर पोर्ट पे आप एक एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, बट आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आप एक एप्लीकेशन सर्वर पे
अपनी एप्लीकेशन या सर्विस चला रहे हो, नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके रैम पे, हार्ड डिस्क में, प्रोसेसर पे, वो चला भी पाएगा नहीं चला पाएगा। बट अभी हम एक की बात कर रहे हैं कि आपका ये dafrazi.com है, ये डोमेन है, ये डोमेन के पीछे एक आईपी होगी, वो आईपी किसकी होगी आपकी, वो आईपी होगी आपकी एप्लीकेशन सर्वर की, जहाँ पे आपकी एक्चुअल में कोई एप्लीकेशन होस्ट होंगी। अब एप्लीकेशन क्या होता है, अब ये वेबसाइट किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे बनी होगी ना, ये PHP पे बनी है, ये आपकी रिएक्ट पे बनी है, Node.js पे बनी है, किसी पे भी टेक्नोलॉजी पे बनी है, वो टेक्नोलॉजी में डेवलपर अपना कोड लिखता है एंड वो एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय कर देता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय करने के बाद वो सर्विस को स्टार्ट कर देता है, तब हम एक पोर्ट पे वो सर्विस लिसन करने लग जाती है। ये जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ना, ये टर्म्स एक्चुअली में यूज़ होते हैं, लिसन करने लग जाती है, मतलब जो पोर्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ एप्लीकेशन सर्वर के लिए, उस आईपी एंड उस पोर्ट पे वो जैसे ही मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा वो एक पोर्ट पे लिसन करने लग जाएगी, क्योंकि मैंने उस पोर्ट पे उसको स्टार्ट किया, ठीक है। पोर्ट क्या होता है, ये चीज़ अगर आपको पढ़नी है, लिसन क्या होता है, वो आप गूगल करके देख सकते हो। ऐसे ही आपका डीबी सर्वर होता है। डीबी सर्वर क्या होगा, जहाँ पे आपका डाटाबेस रखा होगा और जहाँ पे आपका कस्टमर का डाटा हम स्टोर कर रहे होंगे। जहाँ जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपना साइन अप करते हो, नेक्स्ट टाइम जब साइन इन करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है कि मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ ये दिए थी, मैंने अपना फ़ोन नंबर ये दिया था इनको। वो करते क्या है, वो अपने डीबी सर्वर पे जाके वो डाटा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर होते हैं एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए। अब एप्लीकेशन होस्ट होगी है मेरे सर्वर पे, अगर वो मेरा पब्लिक नेटवर्क पे है। देखो मैं सबकी जो तुम लोगों ने बोला एक एक लाइन, सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ अभी। अगर ये पब्लिक आईपी पे अवेलेबल है तो इस सर्वर से मैं अब यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक आईपी पे होस्टेड है, इंटरनेट पे मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं उस सर्वर से बात कर पा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि होम पे चला जाए तो होम पे जा रहा है, अबाउट पे चला जाए तो वो अबाउट पे जा रहा है, राइट। सर्विस पे कर रहा हूँ तो सर्विस पे जा रहा है, राइट। ऐसे तो कुछ ना कुछ आपका हो क्या रहा है कि मैं जैसे ही यहाँ पे इस पर कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन सर्वर को बोल रहा है कि यूज़र ने ये रिक्वेस्ट करा है, वो डाटा भेजता है और ये डाटा यहाँ पे दिख जाता है आपको। अगर आपने प्राइवेट आईपी दी है तो आप इंटरनेट पे उसको नहीं खोल सकते। अगर ये आपका प्राइवेट होता तो आप इंटरनेट पे नहीं खोल सकते, बट कहाँ खोल सकते हैं, मान लेते हैं आपने अपने लैपटॉप को ही अपना सर्वर बना लिया। अगर आपने लैपटॉप का अपना सर्वर बना लिया तो आप अपने लैपटॉप में खोल सकते हो उसको, बाकी कहीं नहीं खोल पाओगे उसको। और आपका लैपटॉप भी एक सर्वर है। अब जैसे आपने बोला था कि जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पे बातें कर पाएंगे, ईमेल सेंड कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, हाँ ऑब्वियस है कर पाएंगे, बट जो मेन यूज़ है सर्वर का वो कहाँ हम करते हैं। हम लैपटॉप को सर्वर नहीं बोलते ना, हम अपने कंप्यूटर को सर्वर नहीं बोलते हैं, बट ये जो वेबसाइट जहाँ पे होस्टेड होती है, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन एक्चुअली में होस्टेड होती है, डीबी हो या एप्लीकेशन हो, उसको हम सर्वर बोलते हैं कि उस सर्वर पे पड़ा होगा। उस सर्वर पे पड़ा होगा मतलब उस सर्वर की कोई एक आईपी होगी, एक एड्रेस होगा, तभी मैं उस सर्वर पे पहुंच पाऊंगा, उसका एक्सेस ले पाऊंगा, ठीक है। अब वापस आ जाता हूँ मैं ENV पे। ENV क्या होते हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, हम अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन IT कंपनी की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास 3 सर्वर है। एक सर्वर मैंने दे दिया डेवलपर एंड QA को, SIT में सर्वर दे देता हूँ डेव एंड QA को, ताकि डेवलपर एंड QA अपनी टेस्टिंग कर पाए इस पर, ठीक है। UAT सर्वर मैं दे देता हूँ बिजनेस को, ताकि बिजनेस अपनी UAT टेस्टिंग कर पाए। अब UAT क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। प्रोडक्शन क्या होता है, फॉर कस्टमर्स, ताकि कस्टमर उसको एक्सेस कर पाए। तो अभी हमने बात कर लिया SIT, ये आपका SIT एक सर्वर है, UAT आपका एक सर्वर है, प्रोडक्शन आपका एक सर्वर है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट,
ठीक है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट जो हमने लिखा है, एनवायरनमेंट हम जो टर्म यूज़ करी है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये जनरल भाषा में बात करते हैं वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में कि कौन से एनवायरनमेंट पे आपने डिप्लॉय किया है, कौन से एनवायरनमेंट पे आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है। तो वो आपका एस होगा, यू होगा, प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ। देखो, एक सर्वर को कोई भी बंदा कुछ भी नाम दे सकता है। मैं आपको बताऊँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लेता हूँ ये 3 नंबर पे बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने बोल दिया स्टेजिंग सर्वर। बोल सकता है क्योंकि प्रोडक्शन पे जाने से पहले मेरे को स्टेजिंग करनी है। मैं डायरेक्ट यूएटी से प्रोडक्शन पे नहीं जाऊँगा, पहले एसआईटी पे आएगा आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, एसआईटी पे क्यूए ने और डेवलपर ने टेस्ट करा, फिर यूएटी पे आया, यूएटी पे बिजनेस ने टेस्ट करा, फिर आया स्टेजिंग सर्वर पे। यहाँ पे किसने टेस्ट करा? मैं बोल रहा हूँ क्लाइंट ने कर लिया टेस्ट, एंड देन हमने प्रोडक्शन को दे दिया कस्टमर के लिए। ठीक है, तो आपके सर्वर भर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं स्टेजिंग सर्वर नहीं बोलूँगा इसको, स्टेजिंग मेरा ये एनवायरनमेंट होगा। नाम अलग अलग है बट काम वही सर्वर वाला है। आपका एक सर्वर होगा, और सर्वर क्या होता है, सर्वर की ना यूआई नहीं होती है। जैसे कि लैपटॉप में आप देख रहे हो, आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, नीचे वाला जो जहाँ पे आपका कीबोर्ड है वो आपका सर्वर है, और सामने आपकी यूआई है, जिसको अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जीपीयू बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, या जीयूआई भी बोल सकते हो आप इसको। दोनों अलग अलग चीज़ें वैसे, बट हम ग्राफिकल की बात कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है यहाँ पे यूआई पे। बट सर्वर में आपका यूआई नहीं होता, आपको टर्मिनल पे ही सब कुछ करना पड़ता है, कमांड से ही करना पड़ता है सब चीज़ें। ठीक है, आपने अब सर्वर पे डिप्लॉय क्या होता है, सबसे पहले जाता क्या है, आपने ओएस सुने होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सुने होंगे, लिनक्स। लिनक्स से पहले आपका यूनिक्स आया था, यूनिक्स, लिनक्स, फिर आपका विंडोज़ आ गया, राइट। बट आज भी मोर देन 80%, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा ही होगा शायद, नंबर नहीं पता मेरे को, मैं गट्स फीलिंग से कह रहा हूँ कि मोर देन 80% आज भी सारे के सारे सर्वर आपके लिनक्स पे काम करते हैं। और अभी हम बैठ के इसमें ये नहीं है कि हम ओनली मैनुअल टेस्टिंग की बात करेंगे, हम लिनक्स की कमांड्स भी सीखेंगे। जब हमारा डीबी आएगा तब डाटाबेस के टाइम पे हम लिनक्स की कमांड्स भी सीखेंगे। 10-15 कुछ कमांड है जो कि यूज़ होती है, क्यूए को सीखनी चाहिए जो। ठीक है, तो सर्वर हो गया। सर्वर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस होता है, जो जनरली हम लाइनक्स यूज़ करते हैं। एंड एनवायरनमेंट की बात करें जो हमारे क्यूए की भाषा में यूज़ होता है, उसमें हम एसआईटी, यूएटी एंड प्रोडक्शन यूज़ करते हैं। ये जो वो टर्म है जो ग्लोबली यूज़ होती हैं आपके। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप अपनी एक एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, सेम एप्लीकेशन आप यहाँ भी होस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई क्यूए एंड डेवलपर अपनी टेस्टिंग नहीं करेगा। एंड प्रोडक्शन पे आप होस्ट करते हो, यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे तो कस्टमर यूज़ कर रहा है आपका। आपने देखा होगा 26 जनवरी को या 15 अगस्त को मेन परेड होने से पहले एक मार्चिंग परेड पहले निकलती है, एक दिन पहले, और वो तैयारी तो उससे पहले करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपको ये पता है कि पहले दिन से ही वो उस उधर आ जाते हैं क्या, लाल किला पे? कहाँ पे करते हैं, जहाँ भी करते हैं, क्या वहाँ पे आ जाते हैं क्या वो लाल किला पे? नहीं आते हैं। लाल किला पे कब आते हैं? वो एक दिन पहले आते हैं। उससे पहले कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी 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 यूनिट में प्रैक्टिस करते हैं। तो सेम चीज़ है, क्यूए अपनी प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे, सेम चीज़ पे फिर बिजनेस ने प्रैक्टिस करी, और कस्टमर कहाँ कर रहा है यहाँ पे? प्रोडक्शन पे आके। डायरेक्ट हम प्रोडक्शन पे नहीं जाते हैं, उसके बीच में कुछ फेजेस होते हैं, कुछ अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, उस पर हमको टेस्ट करना होता है। तो इसलिए अब मैं इसको फर्दर बात करूं, अगर मैं ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। अगर मैं इसमें फर्दर बात करूं, अब हम बात कर लेते हैं एसआईटी क्या है आपका। एसआईटी आपका होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अभी मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से आऊँगा इस पर। यूएटी क्या होता है आपका? यूज़र एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है,
एंड प्रोडक्शन तो आपको फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, प्रोड्यूस योर प्रोडक्शन। ठीक है, अब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूँ जहाँ पे हमने ऑर्ग स्ट्रक्चर की बात करी थी, बैकएंड एंड फ्रंट एंड की बात करी थी। हमने बात करी थी कि बैकएंड अपना डिज़ाइन करेगा, फ्रंट एंड वाला बंदा अपना डिज़ाइन करेगा, फिर बैकएंड वाला बंदा अपना कोड लिखेगा, फ्रंट एंड वाला बंदा अपना कोड लिखेगा। देन ये एक दूसरे से इंटीग्रेट करेंगे कि भाई चल ठीक है, इस फीचर की यूआई तू ले आ, मैं बैकएंड में ले आता हूँ। अब वो एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करके सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है आपकी, वो टेस्टिंग होती है, अब मैं एक डब्बा और बना लेता हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। जो सबसे पहले टेस्टिंग होगी वो होगी आपकी यूटी। एंड यूटी किसको बोलते हैं हम? यूनिट टेस्टिंग को। एंड यूनिट टेस्टिंग कौन करता है आपका? डेवलपर विल डू। ठीक है, एंड ये कहाँ पे करेगा? ऑन SIT एनवायरनमेंट। तो हमने बात करी है SIT की फुल फॉर्म, हमने बात करी है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वहाँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पे? आपका बैकएंड डेवलपर अपना एप्लीकेशन अलग बना रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर अपनी एप्लीकेशन अलग बनाना है, बट एट द एंड मेरे को एक साथ डिलीवर करना है। ऐसा तो नहीं कि मैं यूआई अलग से डिलीवर करूँगा एंड बैकएंड बाद में लेके आऊँगा, ऐसा नहीं होता। दोनों को दोनों एक चीज़ साथ में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपर जो बात करेगा वो यूटी की बात करेगा। अगर मैं इस स्क्रीन पे आऊँ तो अभी हम बात कर रहे हैं इस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की, एंड इसमें सबसे पहले मैंने उठाया यूटी। हमने पहले इन्वायरमेंट की बात करी है, पहले इन्वायरमेंट को समझा हमने, फिर हमने यूटी की बात करी है। ठीक है, अब इसमें बारी आएगी आपकी, जब आपकी यूटी टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी टेस्टिंग आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसको हम SIT टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये टेस्टिंग कौन सी होगी और कौन करेगा? QA विल डू दिस टेस्टिंग। क्योंकि QA ने, जो हमने बात करी थी उस दिन, QA अपना, जब डेवलपर अपना ये UI बना रहा होगा, बैकएंड अपने बैकएंड एप्लीकेशन बना रहा होगा, फ्रंट एंड अपनी UI बना रहा होगा, उस टाइम पे QA अपनी UAC की हेल्प से टेस्ट केस लिख रहा होगा उस टाइम पे। अब जब फीचर बन के रेडी हो गया है, डेवलपर ने यूनिट टेस्टिंग भी कर ली है, अब QA की बारी आएगी। QA क्या करेगा? जो हमने UAC की हेल्प से टेस्ट केस लिखे थे स्टोरी में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे, ठीक है, it will include positive and negative test case what we have written for new feature. Correct? मैंने ये जानबूझ के लिखा है न्यू फीचर, क्योंकि SIT में आप ओनली न्यू फीचर की टेस्टिंग करते हो। ऐसा नहीं है ना कि आपका व्हाट्सएप में अगर कोई नया फीचर आया, उस नए फीचर से आपकी कॉलिंग चलनी बंद होगी, आप ऑडियो कॉल कर ही नहीं पा रहे हो, आप वीडियो कॉल कर ही नहीं पा रहे हो, बट आपने नया फीचर तो टेस्ट करा, बट नए फीचर के साथ साथ हमको पुराने फीचर भी टेस्ट करने पड़ेंगे। एंड वो किसके साथ करेंगे हम? तीसरी टाइप की टेस्टिंग आती है आपकी रिग्रेशन, जिसमें आपका, और ये भी कौन करेगा? QA करेगा। ठीक है, अब सारी टेस्टिंग QA करेगा। QA will do it will include पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केस फॉर ओल्ड एंड न्यू फीचर। आपका रिग्रेशन में सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका रिग्रेशन में कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब आपने क्या करा, अभी तो आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या किया था, आपने अभी न्यू फीचर की टेस्टिंग की थी अभी तक यहाँ पे आपने, जो कि नया फीचर बन के आया अभी।
जिसके आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केस चलाए हैं, राइट। और वो आपने SIT एनवायरनमेंट पे करा है। अब आपने क्या करा, जब आपकी SIT टेस्टिंग कंप्लीट होगी, जब फिर आपने क्या करा, रिग्रेशन करा। रिग्रेशन में क्या हो गए, हम ये जरूर देखेंगे कि नया फीचर आ गया, वो टेस्ट कर लिया, वो ओके है, बट पुराना कुछ नहीं हिल जाना चाहिए। अगर आपने देखा है, जब मोबाइल फ़ोन पे आपके अपडेट्स आते हैं, चाहे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे हो या कोई मोबाइल ऐप अपडेट कर रहे हो, उस टाइम पे कई बार आप देखा होगा आपने, स्लोनेस आ जाती है फ़ोन में। या हो सकता है कि वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, बट कई बार हो जाता है कि कुछ पुरानी चीज़ चलनी बंद होगी, कि मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा। तो वो मस्ट है, नया फीचर आपका प्रोडक्शन पे जाके चले ना चले, एक बार को चल जाएगा, बट अगर पुराना फीचर फट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यूटी हो गया हमारा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमने बात कर ली, रिग्रेशन की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूएटी टेस्टिंग की। यूएटी टेस्टिंग होती है आपकी यूज़र, हमने यूएससी की बात करी थी, यूज़र में यूएससी में क्या था, यूज़र एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब यहाँ पे उसी एक्सेप्टेंस को आप टेस्ट कर रहे होगे, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यानी ये कौन कर रहा होगा आपकी टेस्टिंग, या तो बीए कर रहा होगा या बिजनेस विल डू। और ये किसकी टेस्टिंग करेंगे, दे ओनली टेस्ट न्यू फीचर्स, क्योंकि उनको न्यू फीचर से मतलब है। पुराना फीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ना कि उनकी है। ठीक है, तो आपका SIT एनवायरनमेंट यूज़ हो गया। किसने यूज़ करा, आपका QA ने, डेवलपर ने करा यूटी टेस्टिंग के लिए, देन QA ने यूज़ करा SIT टेस्टिंग के लिए। रिग्रेशन में कुछ कंपनी में वो SIT एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, बट कुछ कंपनी मैंने देखा है UAT एनवायरनमेंट भी यूज़ कर लेते हैं। बट अपने को इससे मतलब नहीं है कि किस एनवायरनमेंट पे करना है, अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि रिग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। It will with regression testing we will test thoroughly each and every feature. We will test in the regression testing, whether it is the positive scenario or the negative scenario. Every test case will get include. We cannot leave a single feature. सारे के सारे फीचर इंक्लूड होंगे। एंड हम यूएटी की बात करी, यूएटी में आपका सेम होगा, बट आपका SIT से टेस्ट केस कम होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चलाए हैं। यहाँ पे बिजनेस नेगेटिव टेस्ट केस नहीं चलाएगा। विद हैप्पी फ्लो मीन्स ओनली पॉजिटिव टेस्ट केस। एंड हो सकता है पॉजिटिव टेस्ट केस ही पूरे ना चलाए, जो उसका मन करा चलाया, जो नहीं करा नहीं चलाया। उनके खुद के टेस्ट केस अलग होते हैं, वो QA के टेस्ट केस यूज़ नहीं करते, वो अपने टेस्ट केस खुद लिख के लेके आते हैं, बिजनेस वाले बंदे। ठीक है, एंड इसके बाद हमारी टेस्टिंग कौन सी आती है, इस वाले डॉक्यूमेंट में चलते हैं। हमने बात कर ली है यूटी की, रिग्रेशन की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस ब्राउज़र। ये नाम से ही पता लग रहा है, कोई वैसा नहीं है। क्रॉस ब्राउज़र क्या होता है, शायद थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग आपकी क्या होती है, आपने हो सकता है अपनी SIT जो कंप्लीट करी है या रिग्रेशन जो करा है वो क्रोम पे ही किया है आपने, बट हमारे पास एक नया क्लाइंट आ गया, वो कहता है कि मेरे को फायरफॉक्स पे चलाना है। तो आप तो प्रोडक्ट बेच रहे हो अपना, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप मना थोड़ी नहीं कर दोगे आप फायरफॉक्स में नहीं चला पाओगे। आप क्या करोगे, अपने QA के बोलोगे कि अपनी वेबसाइट को ना फायरफॉक्स पे टेस्ट करके दिखाओ। तो क्रॉस ब्राउज़र का मतलब क्या है, सेम फीचर को आप मल्टीपल ब्राउज़र पे टेस्ट कर रहे हो। सेम फीचर यू आर टेस्टिंग ऑन डिफरेंट ब्राउज़र्स, दैट इज़ योर क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। इट कैन बी योर क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, IE, इट कैन बी एनीथिंग। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट मिली है, राइट। नेक्स्ट
टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, नेक्स्ट वी विल टेक फ्रॉम हेयर। वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये तो आपकी होती है मैनुअल टेस्टिंग को हम वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग बोलते हैं। एडहोक की बात कर लेते हैं, देन हम आएंगे स्मोक एंड सैनिटी पे। एडहोक क्या होता है? अब ये जो आपकी जो क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग है, ये आपकी SIT पे ही होगा। इसको कहीं भी कर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली ये आपकी SIT पे ही होगी, ठीक है, SIT एनवायरनमेंट पे ही होगी। एडहोक में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास टेस्ट केस नहीं है, आपने अंधाधुंध टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो भी आया मन में आपने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ योर एडहोक। यू डू नॉट हैव एनी टेस्ट केस प्लान, बट यू आर टेस्टिंग एनी एप्लीकेशन, ठीक है। एडहोक मतलब कुछ भी आप टेस्ट कर रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट कर दिया और आप इशू निकाल के लेके आ रहे हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नया फ्रेम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर टाइपिंग स्क्रीन। सेवेंथ टाइप ऑफ टेस्टिंग आपकी क्या होती है? सेवेंथ में हम लिखते हैं, एडहोक हमने लिख लिया। अब आती है आपकी सैनिटी। होता क्या है, सैनिटी में हम क्या करते हैं आपका, वी विल टेस्ट हैप्पी फ्लो ओनली। सैनिटी कुछ टेस्ट केस हम लिखते हैं, ठीक है, कि हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपका हैप्पी फ्लो, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम नया फीचर की बात कर रहे हैं, हम आपका सैनिटी में नया फीचर और ओल्ड फीचर दोनों की बात कर रहे होते हैं, और ओनली हम पॉजिटिव टेस्ट केस की बात करते हैं। तो मैंने सैनिटी करा, मैंने हैप्पी फ्लो टेस्ट करा, ठीक है। लास्ट आती है आपकी, लास्ट तो नहीं है, और भी बहुत सारी टाइप की है, बट अभी के लिए लास्ट है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक क्या होती है, आप ओनली क्रिटिकल फीचर की टेस्टिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे, और ये जनरली कहाँ पे होती है, आपकी प्रोडक्शन पे। जब प्रोडक्शन पे आपकी रिलीज जाती है तो वहाँ पे आप UT SIT रिग्रेशन ये नहीं कर रहे होते हैं टेस्टिंग, ठीक है। आप कुछ एक टेस्ट केस कर रहे होते हैं रन। मान लेते हैं आपके रिग्रेशन में 1000 टेस्ट केस थे, आपके आते आते सैनिटी में आपके 100 बचे हैं, तो आप स्मोक में ओनली 10 टेस्ट केस ही चलाओगे। देखो कहाँ 1000 टेस्ट केस थे आपके रिग्रेशन में, स्मोक में आपने 10 टेस्ट केस ही चलाए। क्रिटिकल फीचर वो नहीं फट जाना चाहिए। किसी एप्लीकेशन पे मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप की अगर बात करूँ तो मैं चैट पे टाइप कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ मैसेज, मैं ऑडियो कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बस इतना देखना है मेरे को। दैट इज़ योर स्मोक टेस्टिंग। सबसे छोटी टेस्टिंग होती है स्मोक। तो सबसे ऊपर आता है रिग्रेशन, रिग्रेशन के अंदर आपका आता है सैनिटी, ठीक है, नॉट सैनिटी। रिग्रेशन के बाद आपका आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन के बाद आता है आपका सैनिटी, एंड देन आता है स्मोक। एंड इनके टेस्ट केस डिफाइन नहीं होते, एडहोक का कोई टेस्ट केस डिफाइन नहीं होता, क्रॉस ब्राउजर का कोई टेस्ट केस डिफाइन नहीं होता, बट हम टेस्ट कर लेते हैं। चलो ये 4 फीचर टेस्ट कर लिया हमने। UAT में हमारे टेस्ट केस नहीं होते, ये बिजनेस लेके आते हैं अपने टेस्ट केस, ठीक है। अगर आपको वैसे लिखना है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, मैं क्यों कंजूसी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे आपका ऊपर होता है रिग्रेशन, रिग्रेशन के नीचे होता है आपका SIT, जिसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, आप इंटीग्रेशन लिख दो चाहिए, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन के नीचे आता है आपका सैनिटी, एंड उसके बाद आता है आपका स्मोक। तो आपको पता लग जाएगा स्मोक किसका सबसेट है, सैनिटी का, सैनिटी किसका सबसेट है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसका सबसेट है, रिग्रेशन का। अगर आपको ये पिक्चर याद रहेगी तो आप बताते टाइम कंफ्यूज नहीं होगे डेफिनेशन में। रिग्रेशन में सब कुछ आएगा, आपका नया फीचर, ओल्ड फीचर, पॉजिटिव टेस्ट केस, नेगेटिव टेस्ट केस। इंटीग्रेशन में आएगा आपका ओनली नए फीचर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केस। सैनिटी में आएगा आपका ओनली
पॉजिटिव टेस्ट केस आपके, एंड स्मोक में आएंगे आपके ओनली क्रिटिकल टेस्ट केस। ठीक है। सर सर हाँ हाँ, जो ये रिग्रेशन टेस्टिंग के नीचे जो सर यूएटी और क्रॉस ब्राउजिंग और एडहॉक टेस्टिंग होती है सर, ये इसी के अंडर आती है सर, रिग्रेशन के अंडर ही। मैंने आपको बात करी है कि यूएटी आपका नहीं आएगा, क्योंकि यूएटी के टेस्ट केस हम नहीं लिखते हैं, बिजनेस लिख के लेता है और बिजनेस ही टेस्टिंग कर रहा होता है। यूटी ओके। टेस्टिंग हम नहीं कर रहे होते हैं, यूटी टेस्टिंग डेवलपर कर रहा होता है। हम सिर्फ रिग्रेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा 4 चीज़ लिखी है भाई मैंने। हाँ, रिग्रेशन और उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद सैनिटी और उसके बाद स्मोक। हाँ, और उसके अलावा भी 2 चीज़ और है, क्रॉस ब्राउज़र है, एडोक है। क्रॉस ब्राउज़र हम ऑन डिमांड करते हैं, हम जनरली नहीं कर रहे होते हैं। ऑन डिमांड करते हैं, अगर कहीं से रिक्वायरमेंट आई है तभी करेंगे, बट सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग होती क्या है। हमने एक फीचर क्रोम पे टेस्ट कर लिया, सेम फीचर अगर आप म्यूट कर दो, क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर दिया करो आप, सेम फीचर आपको किसी दूसरे ब्राउज़र पे टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। सेम फीचर के टेस्ट केस आप वहाँ पे चला दो। बट जब आप वो फीचर टेस्ट कर रहे होंगे, फीचर टेस्ट करते टाइम जब आप इशू रेज़ करोगे, उस इशू रेज़ में आप बताओगे कि ये क्रोम का इशू है, ये फायरफॉक्स का इशू है। क्योंकि अभी तक हम सारे क्रोम पे ही टेस्ट कर रहे थे। हो सकता है कोई फीचर आपका क्रोम पे चल रहा था बट फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा, क्योंकि ब्राउज़र डिपेंडेंट हो गया। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? तो अगर आप देखोगे हमारे इसके अकॉर्डिंग, हमारा सैनिटी, स्मोक, रिग्रेशन, एडोक, वेब एप्लीकेशन, यूटी यहाँ तक ख़त्म हो गया, और इस वाले में भी ये एक टॉपिक ये भी ख़त्म हो गया। मंडे को हम बात करेंगे, एक हम सबसे बड़ा टॉपिक हम एक बार देखेंगे पहले डिबगिंग का। एक बार हम डिबगिंग देखेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे होते हैं इसके स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, एंड डिबगिंग के साथ साथ फिर हम बात करेंगे इशू, डिफेक्ट्स एंड बग की। फिर प्रायोरिटी, ये वाला एक टॉपिक है थोड़ा बड़ा, ये देख लेंगे। ये छोटे छोटे हैं, ये हो जाएगा आपका। तो ये मंगलवार तक, बाय ट्यूसडे आपकी मैनुअल टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। बाय ट्यूसडे हम ख़त्म कर लेंगे इसको। ठीक है, बाकी जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं आपके साथ, वो टर्म्स आप एक बार अगर नहीं समझ में आता, मतलब तो आप क्या कर सकते हो, या तो पूछ सकते हो, पूछते टाइम तो बताते नो डाउट। अगर मेरे से नहीं पूछना तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो कुछ। बी फ्रैंक होके, ऐसा नहीं है कि मैं 100% करेक्ट हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है। समझने की बात है कि आपको समझ कैसे आएगी चीज़ें। ठीक है, तो हमने ये ख़त्म किया है।